तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 12वीं गणित की शुरुआत करने वाले हैं, जो छत्तीसगढ़ पैटर्न के द्वारा, छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जो आपके नवबोध प्रकाशन की बुक चलाई जाती है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर 12th को कंटिन्यू कीजिए। 11th हमने पढ़ाया था, 11th के बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ा रखा है, हालांकि पूरा मैंने वहां पे कोर्स नहीं करा पाया, लेकिन अब हमारा इस सत्र में पूरा प्रयास रहेगा कि आपके नवबोध प्रकाशन की जितनी भी प्रश्नावली है पूरी की पूरी आपको कंप्लीट दिया जाएगा। और जहां तक कि आप हमारे चैनल के बारे में जानते ही हैं कि प्रत्येक स्टडी आपको एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में प्रोवाइड कराई जाती है। यहां पर किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। यदि किसी को कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन कहीं पे होता है तो वो वहां पे तुरंत से फोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे देगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वहां पे या तो हमारे द्वारा या तो आप सब ग्रुप में जुड़े हैं जिनको सॉल्यूशन आता है, उनके द्वारा आपका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, आपके डाउट को खत्म कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारा प्रयास यह रहता है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपका बचे ही ना। तो फिलहाल हम यहां पर आपके कक्षा 12वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली जो चलती है, उस नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली का फर्स्ट चैप्टर जो कि आपका है संबंध एवं फलन, उसकी शुरुआत इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। देखिए, जो आपका कक्षा 12वीं का गणित है, सिलेबस बहुत ही लंबा है। यदि आपने पिछली कक्षाओं की भांति यदि आप सोचे कि चलिए कर लेंगे तो आपके सारे प्रश्नावली छूट जाएंगे। सिलेबस बहुत लंबा है, इसलिए एकदम आपको हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और दूसरी बात, यदि आप इस बुक को पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका अगला जो आने वाला कंपटीशन होगा, अगला आपके जीवन की जो जर्नी होगी, वह बेशक बिल्कुल आसान आपको समझ में आएगी। और यदि अभी इस चीज को आप यहां पर नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी आगे आने वाली जर्नी काफी ज्यादा कठिन होने वाली है। तो आपके जीवन की दृष्टि से, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके बुक के अंतर्गत। तो आपको पढ़ना तो अनिवार्य है, मेहनत तो करना अनिवार्य है। यदि आपको लक्ष्य हासिल करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं जिस प्रकार से, जिस एनर्जी से आप तक चीजों को डिलीवर करता हूं, आप उसी एनर्जी के साथ चीजों को ग्रहण भी कीजिए और थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाइएगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि इस सेशन का आनंद, इस सेशन को और भी बच्चे जो आपसे जुड़े हैं वह भी इसका आनंद ले सकें और अपनी स्टडी को, अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को एक सुनहरा अवसर दे सकें। तो आइए जल्दी से हम शुरुआत करते हैं संबंध एवं फल। तो प्यारे बच्चों, आपके नवबोध प्रकाशन के बुक का जो पहला चैप्टर है, बिल्कुल आपके ही जैसा प्यारा सा चैप्टर है, संबंध एवं फलन, यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो यह जो चैप्टर है एकदम प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन जितना प्यारा सा चैप्टर है ना, यदि अगर थोड़ा सा भी इसके बेसिक को आप मिस कर देते हो तो यह चैप्टर पूरा 1 फुट बाउंस करता हुआ आपके निकल जाएगा, अंततः समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस बेसिक को आप जरूर देखिएगा, और यदि कहीं पे कोई चीजें समझ में नहीं आती हैं तो वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत, अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपका डाउट, जो भी आपका कंफ्यूजन होगा, सारा का सारा आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले यदि मैं संबंध एवं फलन की बात करूं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना जरूरी है आपके 11th के चैप्टर नंबर 1 का, जो कि आपका है सेट यानी कि समुच्चय। यदि आपको सेट का आइडिया, सेट का जानकारी यदि आपको है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आइए मैं बेसिक सी जानकारी देता हूं आपको। किसका? आपको देता हूं बेसिक सी जानकारी समुच्चय का, यानी कि आपको सेट का। तो यदि मैं इस सेट के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो जैसे कोई, अगर मैं कहूं कि मेरा मुझसे क्या संबंध हो सकता है, नहीं, हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरा तो मुझसे संबंध है। किसी भी संबंध को दिखाने के लिए, जैसे दो आपके पास समुच्चय हैं A और B,
दो आपके पास समुच्चय हैं ए और बी, और समुच्चय ए के जो अवयव है वह कौन है? वह है आपके माता और वह है आपके पिता। दो आपके अवयव हैं समुच्चय ए के। और समुच्चय बी के जो अवयव हैं वह कौन है? वह आपका है चाचा और वह है आपका भतीजा और कौन है? भतीजी। तो हम ये कहते हैं कि जैसे माता का संबंध क्या चाचा के साथ होगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो संबंध है, भतीजा के भी साथ होगा, भतीजी के भी साथ होगा, बिल्कुल होगा। ठीक उसी प्रकार से पिता का संबंध चाचा से होगा, भतीजा से होगा और भतीजी से होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ए के जो अवयव है वह बी के अवयवों से संबंधित है और उस संबंध को हम आर से डिनोट करते हैं। और इसे हम लिखते कैसे हैं कि जो आर है ना, जो आर है ए से बी में संबंधित है। जो आर है वह कहां से कहां तक में संबंधित है? जो आर है ए से बी में क्या है? परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। अगर इसी को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखें तो मान लेते हैं ए में जो अवयव है वह है 1, 2 और 3, बी में जो अवयव है वह है 1, 2, 3 और 4। इस तरह से ए और बी में अवयव है। अगर ए बी द्वारा परिभाषित फलन आर है, बी द्वारा परिभाषित फलन आर है, यानी एक का संबंध यदि यहां 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध अगर 4 से है, इस तरह से अगर एक दूसरे से संबंधित है, तो यहां पे हम ये कहेंगे कि जो संबंध आर है ना वह कहां से कहां में परिभाषित है? ए से बी में परिभाषित है। ए से ए में भी परिभाषित हो सकता है, खुद का संबंध खुद से भी हो सकता है, स्वयं से भी हो सकता है। तो ए से भी परिभाषित हो सकता है, लेकिन यहां ए किसमें परिभाषित है? बी से परिभाषित है। तो इसलिए जो आपका संबंध दिया हुआ है वह ए से बी में परिभाषित है। अब इस परिभाषित संबंध को हम दो प्रकार से लिखना सीखे हैं। पहला रोस्टर विधि समुच्चय में और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। तो अगर इसी संबंध को मैं अगर रोस्टर विधि, इसी संबंध आर को यदि मैं रोस्टर विधि से लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि एक का संबंध 2 से है तो इसको ब्रैकेट के अंदर 1 और 2 लिख लेंगे। फिर 2 का संबंध 3 से है तो इसको ब्रैकेट के अंदर 2, 3 लिख लेंगे। अगर 3 का संबंध 4 से है तो इसको ब्रैकेट के अंदर 3, 4 लिख लेंगे। बस इतना सा संबंध दिया हुआ है। यह होता है, इसको कहते हैं हम रोस्टर विधि। क्या कहते हैं? रोस्टर विधि। अब दूसरा जो आपकी विधि है वह है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में हम मान लेते हैं कि इसके अवयवों को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? कैपिटल ए से, और इसके अवयवों को कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल नहीं, स्मॉल ए से, इसे स्मॉल बी से। तो हम यहां पे ये लिखेंगे कि स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, यानी इसके जितने भी अवयव हैं उसे स्मॉल बी से, ए से, और इसके जितने अवयव हैं स्मॉल बी से। तो हम कहेंगे कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ए और बी का जो संबंध है कुछ इस प्रकार से है, सच दैट, यानी इन दोनों का संबंध किस प्रकार से है देखते हैं। जो y है वह x से 1 अधिक है। भाई x 1 है, y x 1 है, y 2 है। तो जो y है यानी कि जो 2 है 1 से कितना अधिक है? 1 अधिक है, 2 है। यहां पे y कितना है? 3 है। यहां पे x कितना है? 2। तो जो 3 है इससे भी 1 ज्यादा है। यहां पे y कितना है? 4 है। यहां पे x कितना है? 3। तो 4 जो है 3 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो y है, y नहीं, ये तो b है ना, स्मॉल b है, यानी कि जो स्मॉल b है, स्मॉल b के जितने भी अवयव a से संबंधित हैं वे क्या है? b इज इक्वल टू a से 1 अधिक, यानी a+1 है। सभी के सभी a+1 है। जहां पे a बिलोंग्स टू कैपिटल A बिलोंग्स टू a, यानी a के जितने अवयव हैं जो आपके A हैं वे सारे के सारे किससे बिलोंग्स करते हैं? आपके समुच्चय A से। और जो B है वह किससे बिलोंग्स करता है? समुच्चय B से। तो जो अवयव आपके B हैं वे किससे बिलोंग्स करते हैं? वे बिलोंग्स करते हैं समुच्चय B से। तो इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या कहते हैं इसको? समुच्चय निर्माण विधि। इसको कहते हैं हम समुच्चय निर्माण विधि। हालांकि आपको यहां पे केवल व केवल जो आपके संबंध और फलन में देखने को मिलेगा, केवल व केवल रोस्टर विधि ही देखने को मिलेगी और यही ज्यादा उपयोगी है। इसको लिखने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा
सोचने की जरूरत होगी, और कभी कभी संबंध ऐसा भी दिया होगा कि लिखना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लिखा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी संबंध ऐसा देता है। तो इसलिए ज्यादातर उपयोग आप रोस्टर विधि का यहां पर करने वाले हो। लेकिन अभी यहां जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे ना, वो आप ए से बी में जो संबंध कक्षा 11वीं में पढ़े, अब वो ए से बी में संबंध नहीं होगा, बल्कि ए से ए में स्वयं के साथ संबंध होगा। जैसे ये 1 2 3 है, तो इसका संबंध 1 2 3 से ही होगा, इस तरह से ही संबंध होगा इसका। और जो आपका ए होगा, वह इसका जो संबंध होगा, जो आर होगा, वह परिभाषित होगा ए से ए में ही परिभाषित होगा। फिलहाल डिटेल से इसकी चर्चा अभी हम करेंगे। फिलहाल आपको समुच्चय के बारे में इतना समझ में आना चाहिए, जो कि एकदम बेसिक सी बात है। 2 समुच्चय हम लेते थे और दोनों समुच्चय में हम संबंध स्थापित करते थे, और उसी संबंध को हम 2 प्रकार से लिखते थे, एक तो रोस्टर विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। इन दोनों विधियों को आपको आना अत्यंत जरूरी है। अब इसके बाद जो हमारा संबंध होगा, भाई ये क्या किसको दर्शा रहा है? ए से बी में संबंध को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है? ए से बी में संबंध को दर्शा रहा है। अब ये संबंध के जो प्रकार होंगे, कुछ विशेष प्रकार के संबंध होंगे। कैसे संबंध होंगे? ऐसे तो संबंध अनंत हो सकते हैं ना, जैसे माता और ये जैसे 2 समुच्चय है अगर, तो इन दोनों का समुच्चय का संबंध आपस में अनंत संबंध हो सकते हैं। अनंत संबंध, कितने प्रकार का संबंध इसमें हम स्थापित कर सकते हैं, कितने प्रकार से को हम लिख सकते हैं। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे कक्षा 12वीं में, वे संबंध कुछ विशेष प्रकार के संबंध होंगे, जिसमें से आपको 3 संबंध पढ़ना है। पहला आपका होगा स्वतुल्य संबंध, पहला आपका होगा स्वतुल्य संबंध, और दूसरा आपका होगा सममित संबंध, ये पहला, और ये दूसरा आपका होगा सममित संबंध और तीसरा आपका होगा संक्रामक संबंध। एक संबंध आपका और आएगा, जो कि आपका चौथा होगा तुल्यता संबंध। अब इन्हीं चारों को हमें बारी बारी से पढ़ना है। हालांकि ये वाला संबंध जो है, चौथा प्रकार का जो संबंध है, वह एकदम फर्जी है, बहुत ही आसान है। लेकिन 3 संबंध ये जो है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इन 3 संबंधों को ही आप अपने प्रश्नावली 1 के अंतर्गत देखेंगे। अब बारी बारी से मैं इन तीनों संबंधों को आपको इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से बिल्कुल बताऊंगा कि ये तीनों संबंध वीडियो के अंतिम तक आपको बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। अब यहां से अगर इतनी बातें आपको पहले से पता थी, या इतनी बातें यदि आपको हलवा हो गई हो, तो एक बार सभी बच्चे एक लाइन से कमेंट करेंगे हलवा। फिर आगे बढ़ते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली के जो आपके संबंधों के प्रकार हैं, उनको समझते हैं। तो संबंधों के प्रकार में जो सबसे पहला संबंध है, वह आपका है स्वतुल्य संबंध, जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जिसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो जो आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं, वे क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए मैं 2 समुच्चय लेता हूं, ए और ए, यानी कि ए से ही परिभाषित है। समुच्चय ए जो है, ए में ही परिभाषित है, और समुच्चय ए के जो अवयव है वह है 1 2 3। 1 2 और 3, एक अवयव इसका और ले लेते हैं, 1 2 और 3 और 4। उसी प्रकार से समुच्चय ए यह भी है, तो इसमें भी सेम अवयव होंगे, 1 2 3 और 4। अब हम ये कहते हैं कि ए से ए में एक संबंध आर परिभाषित है, तो स्वतुल्य कब होता है? बेहद आसान है। स्वतुल्य संबंध कब होता है? कि जब एक इसका 1 से संबंधित हो, 2 2 से संबंधित हो, 3 3 से संबंधित हो, 4 4 से संबंधित हो। यानी कि जो समुच्चय ए है, उसका प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी अगर इसका आर हम लिखें, यदि आर हम लिखें, तो आर तो आपका ऐसे ए से ए में परिभाषित है, ये आपको पता है। और
ए आर जो है ए से ए में परिभाषित है, ये चीज आपको पता है। तो इसको हम इसके संबंध को अगर दर्शाएं तो संबंध क्या है इसका, जैसे हमने अभी रोस्टर रूप आपको लिखना बताया था ना, तो इसका संबंध आपका ये है कि 1,1 है और 2,2 है। भाई 2 का संबंध 2 के साथ है, 3,3 है, 3 का संबंध 3 के साथ है तो 3,3 हो गया, 4 का संबंध 4 के साथ है तो ये 4 कितना हो गया, 4 आपका हो गया। तो इस तरह से आपका यहां पर संबंध दिख रहा है। अब इसमें और भी संबंध हो सकता है, जैसे आपका जो 4 है वह 2 से कनेक्टेड हो सकता है, तो इसको हम 4,2 भी लिख सकते हैं। जो 1 है वह भी 2 से कनेक्टेड हो सकता है, तो 1,2 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन स्वतुल्य संबंध कब होगा, जब इसके सभी के सभी अवयव, ए के सभी अवयव इसके स्वयं के साथ संबंधित हो। यानी जैसे 1 है तो 1,1 आपको दिखना चाहिए, 1, 2, 3 है, 4, इसमें 4 अवयव है ना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 4 से यदि होगा तो ही स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से और 4 का संबंध 4 से होना चाहिए। अगर यहां पे मान लीजिए ये संबंध कट जाता है, 4 का संबंध 4 से न हो, शेष 3 का संबंध, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से यदि है, लेकिन 4 का संबंध 4 से नहीं है, तो यह स्वतुल्य नहीं होगा। स्वतुल्य होने के लिए इसके प्रत्येक अवयव को स्वयं से कनेक्टेड होना जरूरी है। इसके अलावा चाहे कितने भी चीजों से कनेक्टेड हो, 4 2 से कनेक्टेड हो, 4 3 से कनेक्टेड हो, 4 4 से कनेक्टेड हो, उससे मतलब नहीं है, चाहे हो या नहीं हो। लेकिन अगर इसमें 4 अवयव हैं तो ये चारों के चारों अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए। यानी यदि 1 है तो 1,1 होना चाहिए, यदि इसमें 2 है तो 2,2 होना चाहिए, यदि इसमें 3 है तो 3,3 होना चाहिए, यदि 4 है तो 4,4 होना चाहिए, तभी जाकर के यह स्वतुल्य होगा, ऐसे नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे यहां पर है A है और B है और इसमें क्या है, A है, B है, C है, ये आपका समुच्चय A है और ये भी सॉरी ये A से A में होगा, तो ये आपका ABC है, तो ये भी आपका क्या है, ABC है। तो इसमें से ये संबंध R जो परिभाषित है वह स्वतुल्य कब होगा, R स्वतुल्य कब होगा, R स्वतुल्य कब होगा, इसका कंडीशन जो है कब होगा, इसका कंडीशन ये है कि R स्वतुल्य तभी होगा कि जब ये R का संबंध कैसे हो, अगर यहां A है तो A का संबंध A के साथ होना चाहिए, और अगर यहां B है तो B का संबंध B से होना चाहिए, अगर C है तो C का संबंध C से होना चाहिए, तभी जाकर के यह स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। यानी A का संबंध A के साथ, B का संबंध B के साथ, C का संबंध C के साथ होना अत्यंत आवश्यक है। इसके जितने भी अवयव हैं वे स्वयं के साथ कनेक्टेड होंगे, तभी जाकर के वह समुच्चय जो है स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। अगर स्वतुल्य की डिफिनेशन लिखें, हम एक लाइन में स्वतुल्य की डिफिनेशन लिखें, स्वतुल्य के डिफिनेशन को अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो यहां पर समुच्चय A के सभी अवयवों को यदि मैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूं, समुच्चय A के सभी अवयवों को यदि स्मॉल a से रिप्रेजेंट करूं, तो यहां लिखेंगे हम इसको, ये जो देखिए ऐसे निशान बना होगा ना, ऐसे जो निशान बना होगा ना, इसको हम, इस निशान को पढ़ते हैं हम फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए, फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए, इसको जो हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, सभी के लिए जो आपका A है वह किससे संबंधित होना चाहिए, R से होना चाहिए। स्वतुल्य की परिभाषा में लिख रहा हूं गणितीय लैंग्वेज में, तो ये जितने भी अवयव हैं ये सभी के सभी R से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। जहां पर ये किससे बिलोंग्स करता है, A बिलोंग्स टू A। बस यही आपके जो स्वतुल्य संबंध है ना, जो स्वतुल्य संबंध है, बस इसी की परिभाषा आपकी ये है कि जो आपका A है वह A, होना चाहिए, यानी उसी का डबल अवयव उपस्थित होना चाहिए। कहां, R सभी में, R के जितने अवयव हैं वे सभी एक दूसरे के डबल वहां पे उपस्थित होना चाहिए,
तभी जाकर के यह संबंध कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहां पर, अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर बताता चलूं, तो अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल नोट कर लेता हूं, एग्जांपल, तो एग्जांपल अगर मैं कहूं कि जो आपका ए है ना, वह क्या है, आपका 1,2 है। ए जो है 1,2 है, और जो आपका आर है ना, वह क्या है, आपका 1,1 है, 1,2 है, और आपका 2,2 है। इस प्रकार से अगर है तो यह अगर हम देखें तो यहां पर देखिए, अगर समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, 2 अवयव, तो इन दोनों अवयवों का यदि डबल आर में उपस्थित होगा तो यह स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। जैसे यहां पे देखें तो इसमें 2 अवयव है, 1 और 2, तो 1 का डबल क्या है, क्या बिल्कुल है 1 है ना, 2 है तो 2 का डबल है क्या, बिल्कुल है 2 है, 2 है, तो यह संबंध स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। और यदि यही आर अगर आपको ऐसा दिया हो, एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं जरा, हाँ ठीक, यदि आर अगर ऐसा दिया हो कि आपका 1,2 हो और 2,2 हो, लेकिन 1,1 उपस्थित ना हो, तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। क्योंकि स्वतुल्य होने के लिए यदि ए में 2 अवयव हैं तो दोनों का डबल उपस्थित होना जरूरी है आर में। तो यहां पर 2 का डबल तो उपस्थित है, लेकिन 1 का डबल उपस्थित नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य है नहीं, स्वतुल्य नहीं है। तो उम्मीद करते हैं स्वतुल्य आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जितने ए में अवयव हैं उन सारे अवयवों का यदि डबल उपस्थित है आर में, तब तो वह स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। एक भी रीजन अगर स्वतुल्य होने का अगर आपको नहीं दिखता है तो तुरंत से लिख दोगे कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो आपको स्वतुल्य चेक करने के लिए क्या करना होगा, स्वतुल्य चेक करने के लिए मात्र एक चीज आपको देखनी है कि क्या जो समुच्चय आपका ए दिया हुआ है वह संबंध आर में मैच करता है, इसका डबल उपस्थित है क्या। अगर है तो स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। इसके संबंध जो भी दे रहे होंगे ना, उस संबंध को रख करके वहां पर चेक करेंगे, यदि उनका डबल उपस्थित है, डबल के लिए यह संबंध यदि सत्य है तो स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। आइए इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, फिर हम चलते हैं आपके दूसरे संबंध सममित को समझाते हैं। तो आपका अगले क्रम में जो संबंध के प्रकार का दूसरा प्रकार है उसे हम कहते हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। क्या कहते हैं उसको, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस। अब आइए हम समझाते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस क्या है। जैसे आपने स्वतुल्य में सीखा कि यदि कोई समुच्चय ए है तो उसके जितने अवयव हैं उसका डबल आपके आर में उपस्थित होगा, तब स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। इसका कंडीशन क्या है कि जैसे अगर कोई समुच्चय आपका ए है जिसके अवयव कितने हैं, 1,2 है, 1, कितने हैं, 2 है, और इसी का एक ले लेते हैं 1,2,3। उसी प्रकार से ए वही समुच्चय है 1,2,3, 3 अवयव है, और यह इसमें परिभाषित संबंध आर है। यानी कि जो आर है वह कहां से परिभाषित है, ए से ए में परिभाषित है, ए से ए में क्या है, परिभाषित है। अब इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए ना, इनकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि यदि एक का संबंध 2 के साथ है, एक का संबंध 2 के साथ है, तो एक का संबंध यदि 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के भी साथ होना चाहिए, और यदि 2 का संबंध 3 के साथ है तो 2 का संबंध यदि 3 के साथ है, 2 का संबंध यदि 3 के साथ है तो 3 का भी संबंध किसके साथ होना चाहिए, 3 का भी संबंध 2 के साथ होना चाहिए, और 2 का संबंध किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए। तब तो यह संबंध क्या होगा, सममित होगा, अदरवाइज सममित नहीं होगा। सिमेट्रिक यानी एक दूसरे का उल्टा, सिमेट्रिक यानी कि एक दूसरे का सिमिलर भी उस अवयव, उस संबंध में होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा, फिर भी देखिए एग्जाम्पल जब बार बार आप देखोगे ना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे समुच्चय ए के जो अवयव हैं वे हैं 1,2। अब आपको यह मतलब नहीं है कि यह किससे संबंधित है,
और यह किससे संबंधित नहीं है, यह चीज आपको नहीं देखना है। बस आपको यह चीज देखना है कि आपका जो संबंध R दिया हुआ है उसमें 1,2 है, बिल्कुल है। तो क्या 1,2 का उल्टा 2,1 भी है क्या? बिल्कुल है। अगर 2,3 है तो क्या 2,3 का उल्टा 3,2 भी है क्या? बिल्कुल है। तो यदि जो भी संबंध के रूप में यहां दिया होगा, जो भी R के फॉर्म में यहां पे दिया होगा, उसका उल्टा यदि इस R में उपस्थित है तो वह संबंध स्वतुल्य सममित होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे अगर 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 भी उपस्थित है, अगर 2,3 है तो इसका उल्टा 3,2 भी उपस्थित है, तो यह आपका सममित है, यह आपका सममित संबंध है। अगर यही आपको कुछ इस प्रकार से देता R, यदि आपको R कुछ इस प्रकार से देता कि जो आपका है 1,2 है और आपका 1,3 है और आपका 2,1 है, इस प्रकार से अगर आपको R दे देता तो आपको सिमिलरली देखना क्या है? देखना बस ये है कि अगर 1,2 है तो इसका उल्टा क्या कहीं पे 2,1 है क्या? बिल्कुल है। और अगर 1,3 है तो इसका उल्टा कहीं पे 3,1 है क्या? तो नहीं है, अतः यह सममित नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। तो सममित यह नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सममित स्वतुल्य के लिए चाहिए कि जितने भी ए के अवयव हैं उनका सबका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे अगर 3 अवयव हैं समुच्चय ए में, अगर 2 अवयव हैं 1,2, अगर समुच्चय 1 में 2 अवयव हैं 1,2, तो स्वतुल्य के लिए चाहिए क्या कि R में इन दोनों का डबल उपस्थित हो, यानी 1,1 हो, 2,2 हो, तो यह संबंध आपका स्वतुल्य हो जाएगा। लेकिन यदि यह आपका किसके लिए है? यह आपका स्वतुल्य के लिए है, स्वतुल्य के लिए। लेकिन यदि हम सममित के लिए देखें तो सममित में यदि R में 1,1 दिया है तब तो इसका डबल उपस्थित है। भाई 1,1 का डबल 1,1 ही होता है। अगर 1,2 दे दिया तो इसका उल्टा भी यानी 2,1 भी उपस्थित होना चाहिए। यदि आपका 2,2 दे दिया तो 2,2 का उल्टा 2,2 ही है। तो यह यानी कि जितने भी अवयव दिए हों, जितने भी अवयव R में दिए हों, यदि उनका उल्टा भी उसी R में अगर संभव है तो यह सममित है, अदरवाइज सममित नहीं है, अदरवाइज सममित नहीं है। यदि जितने भी अवयव दिए हैं उन सबका यदि उल्टा अगर इसी R में उपस्थित है तो वह सममित है, अदरवाइज सममित नहीं है। स्वतुल्य और सममित दो चीजें हमने बताया। स्वतुल्य यानी कि A में जितने अवयव हैं उन सब अवयवों की कॉपी उपस्थित हो, 1 है तो 1, 2 है तो 2, उन सब की कॉपी उस संबंध R में उपस्थित होगा तो स्वतुल्य होगा, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं होगा। सममित के लिए क्या है कि जितने भी अवयव इसमें आपको R में देखने को मिल जाए, एक दूसरे को अगर उल्टा कर दें तो उसका उल्टा भी इसी R में उपस्थित है तो यह सममित है, अदरवाइज सममित नहीं है। अब तीसरा आपका आता है संक्रामक। अगर इसकी परिभाषा मैं लिखूं, इसकी परिभाषा अगर मैं लिखूं तो इसकी परिभाषा स्वतुल्य सममित की परिभाषा अगर लिखूं तो सममित की परिभाषा कैसे लिखेंगे? इसमें आपका जो है A, B यदि बिलोंग्स टू R, A, B बिलोंग्स टू R, तो फिर ये जो चिन्ह है ना, ये है तो फिर, ये किसका चिन्ह है? तो फिर का। तो फिर B, A यानी इसका उल्टा B, A भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें? R में बिलोंग्स करना चाहिए R में, तब जाकर के यह क्या होगा? सममित होगा, तब जाकर के यह सममित होगा, अदरवाइज सममित संबंध नहीं होगा। इस तरह से इसकी परिभाषा को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यदि R में कोई संबंध A B दिया हुआ है तो इसका उल्टा भी B, A R में होना चाहिए, तब जाकर के यह सममित संबंध होगा, अदरवाइज सममित संबंध नहीं होगा। अब लास्ट जो आपका है संक्रामक संबंध, आइए देखते हैं संक्रामक संबंध। तो आपका तीसरे प्रकार का जो संबंध है वह है संक्रामक संबंध, जिसे हम कहते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन। अब आइए समझते हैं कि ये संक्रामक संबंध जो है क्या है।
आपने स्वतुल्य और सममित पढ़ा, उसी से कुछ मिलता जुलता, थोड़ा सा यह हार्ड लगता है लेकिन है नहीं, आराम से समझिएगा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि ए कामा बी यदि बिलोंग्स करता है आर में, यदि ए कामा बी बिलोंग्स करता है आर में, तो और बी कामा सी भी बिलोंग्स करता है आर में। यदि दो इस प्रकार से आपको संबंध दिए हो तो यह संबंध कहता है कि यदि तीसरा ए कामा बी कामा सी, यानी इन बीच वाले को हटा दो, फिर ए कामा सी डायरेक्ट लिख दो, तो इसका संबंध यदि आर से होगा, यदि अगर ये दोनों संबंध ऑलरेडी दिए हुए हैं तो इनके साथ साथ यदि यह भी संबंध दिया हुआ है तब वह संक्रामक संबंध होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे यदि मैं यहां पे एग्जांपल की बात करूं तो एक संबंध आपका आर इस प्रकार से दिया हुआ है, आर इस प्रकार से दिया हुआ है कि उसमें 1 कामा 2 है और 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है और 1 कामा 3 है। अब इस संबंध पे आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। यह संबंध कहता क्या है कि 3 संबंध आपके पास, इसमें इसको ज्ञात करने के लिए हमेशा 3 तो आपके पास होंगे ही होंगे, तभी ज्ञात होगा। यह कहता है कि ए कामा बी और बी कामा सी अगर इस प्रकार से है तो यदि उसी संबंध में ए कामा सी हो, यानी इन दोनों के बीच को हटा दो, एक इसका पहला और इसका दूसरा, अगर ये दोनों भी अगर उसमें उपस्थित है संबंध में, तब यह संक्रामक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे 1 कामा 2 मान लेते हैं, ये आपका ए है और ये बी है। अब भाई 2 का मान बी है तो ये 2 बी है, और 3 का मान सी है तो सी है, और ये 1 का मान क्या था, ए था, तो ये ए हो गया और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब अगर इस संबंध को देखा जाए तो 1 कामा 2 है और 2 कामा 3 है, तो इन दोनों के बीच को उड़ा दो तो 1 और 3 बच रहा है, तो 1 और 3 यहां पे है, अतः यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है, यह संक्रामक संबंध है। और यदि इसी में अगर इस प्रकार से आर दिया होता, यदि इस प्रकार से आर दिया होता कि 1 कामा 2 है और 2 कामा 3 है, लेकिन अगला जो अवयव होगा वह 2 कामा 3 हो जाता, 2 कामा कितना हो जाता, 3 हो जाता, और वही दूसरा क्या हो जाता, 1 कामा 3 हो जाता। तो अगर इस संबंध को देखें तो यहां पे देखिए 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, और इसका दोनों को बीच के उड़ा दें तो 1 और 3 बचेगा, 1 और 3 यहां उपस्थित है। तो ये क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों के बीच से एक को उड़ा देने पर, यानी इन दोनों के बीच वाले को उड़ा देने पे इसका जो बच रहा है वह यहां है कि नहीं है। यदि है तो संक्रामक है, अदरवाइज संक्रामक नहीं है। यदि इसको हटा दें हम, यदि इसको क्या कर दें, हटा दें, इसको हटा दें, तो यहां पर अगर इस संबंध को देखें तो 1 कामा 2 है, फिर 2 कामा 3 है, यानी ए बी है, बी सी है, लेकिन इसका बी को हटाने पर इसके पहले से और इसके दूसरे से क्या इसका संबंध है, ये तो 2 कामा 3 है, नहीं है, यानी इसमें 1 कामा 3 आपके आर में बिलोंग्स नहीं करता, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है। अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा बस यही है कि यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, तो यहां पे ये तो फिर का चिन्ह लगेगा, तो फिर आपका ए कामा सी भी आर से बिलोंग्स करना चाहिए, तब जाकर के यह संक्रामक संबंध होगा, अदरवाइज यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। यही इसकी परिभाषा है। अगला इसका जो चौथा आता है वह है तुल्यता संबंध। वह क्या है, तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेरियम रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो ये जो आपका तुल्यता संबंध है, यदि कोई दिया हुआ संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो वह संबंध तुल्यता संबंध माना जाएगा। एक चीज और, थोड़ा सा बेसिक सी बात है जो हमने आपको बताना भूल गया था। जैसे यदि मान लेते ए के अवयव हैं 1 कामा 2 कामा 3 और बी के अवयव हैं 1 2 3 4, और ये संबंध इससे है, ये संबंध इससे है, यह संबंध इससे है, इस प्रकार से है। तो इसमें 3 चीजें होती हैं, एक आपका होता है प्रांत, सह प्रांत, परिसर। एक होता है प्रांत, सह प्रांत, सह प्रांत और परिसर।
ये 3 चीजें होती हैं। तो इसमें प्रांत में जो ए के सभी अवयव जो एक दूसरे से संबंधित हैं बी से, वह सभी के सभी क्या हो जाएंगे, प्रांत, यानी 1 2 3 ये प्रांत हो जाएंगे। सह प्रांत यानी बी के जितने अवयव हैं, बी के जितने भी अवयव हैं, 1 है 2 है 3 है और 4 है, वह सह प्रांत हो जाएगा। और परिसर, परिसर बी के जितने अवयव ए के साथ संबंधित हैं, यानी 1 2 3 ही केवल संबंधित है, 4 संबंधित नहीं है, तो 1 2 3 ये हो जाएगा परिसर। तो प्रांत, सह प्रांत, परिसर, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये 3 चीजें इस प्रकार से डिफाइन होती हैं। अब हम चलते हैं आपके प्रश्नावली 1 के सभी सवालों को, आइए बारी बारी से हम करते हैं। अभी वीडियो छोड़ करके मत जाइएगा। यदि यहां तक यदि स्वतुल्य, सममित, संक्रामक नहीं समझ में आया तो जो आपके बुक की प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली के प्रत्येक सवाल को जब आप देखोगे तो आपके ये जितने भी डाउट इसमें रह गए होंगे, वे सारे के सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, आपके ख से खत्म हो जाएंगे। यदि इतना तक जितना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक और तुल्यता संबंध, ये चारों जिस भी बच्चे को समझ में आ गई हो, वे सारे के सारे बच्चे एक लाइन से हलवा लिखें, ताकि मेरे को ये समझ में आ सके कि आप सब मेरे द्वारा यहां तक की बताई गई बातों को अच्छे से सीख चुके हो। तो अब आइए आपके अभ्यास प्रश्नावली 1, जो आपकी इस बुक की जो सबसे पहली प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 का जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला सवाल है, कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यह निर्धारित करना है। इस प्रकार से आपको कई संबंध दिए हुए हैं, यह चीज देखना है कि क्या ये जो संबंध दिए गए हैं क्या स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, ये जो दिया हुआ है संबंध आर आपको दे रखा है। आपको 3 चीजें इसमें चेक करनी है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहली चीज इसमें अगर मैं चेक करूं स्वतुल्य के लिए, तो यदि मैं स्वतुल्य के लिए चेक करता हूं तो स्वतुल्य के लिए कैसे चेक करेंगे, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है, आपको यह चीज पता है। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या है कि कोई भी अवयव जो भी आपके ए में दिया हुआ है, उसके सारे के सारे अवयव, उसके सारे के सारे का डबल अवयव आर में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कहूं x कामा y, तो इसका मतलब यह है x कामा यदि y कहूं, संबंध को हम पढ़ते कैसे हैं, दर्शाते कैसे हैं। अगर आपके x कामा y ऐसा लिखा है तो इसका मतलब यह है कि x तथा y एक स्थान पर ही कार्य करते हैं। यानी यदि आप x कामा y लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि x तथा y एक ही स्थान पर, कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं कि x कामा x और ऐसा कहूं कि y कामा y, भाई स्वतुल्य यही तो कहता है कि उसका सेम कॉपी उसी में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर मैं x कामा x कहूं तो x कामा x कहता हूं तो इसके अनुसार यदि x कामा y लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। यदि x कामा x लिखूं तो x तथा x एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं। यदि y कामा y लिखूं तो इसका मतलब यह है कि y तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। बताओ सही है कि नहीं, यह संबंध जो दिया है सही है कि नहीं। x और x स्वयं और स्वयं, यानी कि अगर हम हैं तो हम एक ही स्थान पे तो कार्य कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल सही है ये कथन। y कामा y दिया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि y तथा y दोनों ही एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो y जहां पे कार्य करता होगा वहीं तो y कार्य कर रहा है ना, स्वयं एक ही स्थान पे तो कार्य कर रहा है। तो यानी कि इसमें जो संबंध r दिया हुआ है ना, तो r संबंध जो दिया हुआ है उस संबंध में आपका x कामा x भी है और y कामा y भी है। अतः यह स्वतुल्य है। अतः यह स्वतुल्य है। अब बात करते हैं हम सममित के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, हम किसके लिए बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं सममित के लिए। सममित
के लिए। सममित के लिए कंडीशन क्या होता है कि यदि x कामा y हो तो y कामा x भी होना चाहिए। तो यदि इसका यह होता है कि यदि आपका a कामा b यदि R में उपस्थित है तो b कामा a भी R में उपस्थित होना चाहिए, तब तो यह सममित होगा, अदरवाइज सममित नहीं होगा। तो यदि यहां पे x कामा y लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, एक स्थान पर कार्य करते हैं। अगर इसका उल्टा मैं ऐसा लिख दूं कि y कामा x, तो y कामा x का मतलब यह हो गया y तथा x एक स्थान पर कार्य करते हैं। अब इसमें देखिए क्या ये कथन सटीक बैठ रहा है क्या? x और y एक स्थान पर ही कार्य करते हैं, तो चाहे मैं ऐसा इस चीज को बोलूं कि x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं, चाहे मैं ऐसा बोलूं कि y तथा x एक स्थान पर कार्य करते हैं, दोनों ही बातें एक ही हैं। यानी जो आपका ये संबंध है ना, संबंध r के लिए जो आपका x कामा y है, x कामा क्या है y है, यह भी बिलोंग्स करता है किसमें? R में। और जो y कामा x है, जो y कामा आपका x है, वह भी बिलोंग्स करता है R में। अतः यह सममित है, सममित संबंध है। अब आगे चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए। अब तीसरे नंबर में हम चेक किसके लिए करते हैं? संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए अगर हम चेक करें तो संक्रामक के लिए कंडीशन क्या है? संक्रामक के लिए कंडीशन यह है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू R और b कामा c बिलोंग्स टू R, तो फिर आपका a कामा c भी किस में बिलोंग्स करना चाहिए? R में बिलोंग्स करना चाहिए। अब अगर मैं इसी संबंध को, अब आइए देखते हैं इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि मैं यहां पर क्या लिखता हूं, यदि मैं x कामा y लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि x व y एक स्थान पर कार्य करते हैं, ये हो गया। अगर मैं y कामा z लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि y व z एक स्थान पर कार्य करते हैं, होगा ना, मतलब इसके हिसाब से। तो अगर मैं इसके दूसरे को और इसके पहले को उड़ा दूं, इन दोनों को उड़ा दूं, तो x कामा z बचेगा। तो x और z बताओ, इसका मतलब ये होगा कि नहीं? x व z एक स्थान पर कार्य करते हैं। थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, इसको हमने अपने से ऐड किया है थोड़ा सा। यदि x कामा y लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस संबंध के हिसाब से यह है कि x और y एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो इसमें हमने y और z को मिला दिया, तो y और z एक स्थान पर कार्य करते हैं। अब सोचिए थोड़ा सा कि x जहां काम करता है वहीं y भी काम करता है, और जहां y काम करता है वहीं z भी काम करता है। तो क्या जहां पे x काम करता है वहां z भी होगा कि नहीं होगा? भाई जहां पे x है वहीं y भी है, जहां x काम करता है वहां y भी काम करता है, यानी x y एक स्थान पर कार्य करते हैं, y और z भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो x और y साथ में है, y और z साथ में है, तो a z होगा कि नहीं होगा? बताओ। यदि x आपका मित्र है और आपका मित्र, यदि जैसे देखिए x मान लो आप हो और y आपका मित्र है, तो आप जहां काम करते हो वहीं आपका मित्र काम करता है, और आपके मित्र का एक मित्र और है जिसका नाम है z। तो जहां आपका मित्र काम करता है वहीं z भी काम करता है। तो आप और उस y का जो मित्र z है वह एक स्थान पर कार्य करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई आप और आपका मित्र एक स्थान पर कार्य करते हो, और जहां आपका मित्र काम करता है वहीं z भी काम करता है। तो जहां आप काम कर रहे हो वहीं तो z है। तो जहां x कामा y यानी x और y एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, y कामा z एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, तो x कामा z भी एक ही स्थान पर कार्य करेगा। अतः यहां पे आप कह सकते हो, यहां x कामा y बिलोंग्स टू r और y कामा z बिलोंग्स टू r और x कामा z भी बिलोंग्स टू r। तो अतः ये तीनों संबंधों को फॉलो कर रहा है, अतः यह संक्रामक संबंध
है, संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक चेक करते हैं। यह संबंध स्वतुल्य भी है, यह संबंध सम्मित भी है और यह संबंध संक्रामक भी है, यानी तीनों संबंधों को फॉलो कर रहा है। अतः इसमें तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंट संबंध है इसमें। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या पहले के पहले पार्ट को कर सकते हो। थोड़ा सा इसमें देखिए अलग प्रकार का आपका लग रहा होगा। आपको क्या करना है, जो भी संबंध आपको दिया होगा ना, उस संबंध के स्टेटमेंट को आप स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के हिसाब से, सम्मित के लिए सम्मित के हिसाब से और संक्रामक के लिए आप संक्रामक के हिसाब से चेक कर लेंगे। यदि दिया हुआ यह संबंध इन सारे स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ यदि सटीक उतर रहा है तो ये तीनों संबंध आपके होंगे। जिस संबंध पे सटीक उतरेगा वह संबंध होगा, अदरवाइज संबंध नहीं होगा। आइए इसका जो दूसरा प्रश्न है, ये एक मोहल्ले में रहते हैं वाला है, तो ये एकदम सेम ऐसे ही है, उसको आप लोग खुद से करेंगे। इसका जो तीसरा पार्ट है, आइए उस तीसरे पार्ट को मैं समझाता हूं। तो इसका जो तीसरा एकदम इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, उसको अगर यदि हम हल करें तो इसका संबंध r जो दिया हुआ है x, y दिया हुआ है सच दैट x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसा संबंध आपको दिया हुआ है। आपको चेक करना है, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन डालेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए, सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले चेक करेंगे किसके लिए, स्वतुल्य के लिए। तो यदि स्वतुल्य के लिए आपको चेक करना है तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन ये होता है कि जो आपके सभी अवयव हैं वो बिलोंग्स करते हैं किसमें, आर में। सभी अवयवों का डबल बिलोंग्स करना चाहिए आर में, जहां ए बिलोंग्स किस पे करता हो, ए बिलोंग्स करता हो किसी समुच्चय ए से। ऐसा आपके लिए स्वतुल्य के लिए आपको चेक करना होता है। अब अगर यहां पे हम देखें x, y, तो x, y को लेकर के चलें तो अगर इस संबंध के हिसाब से अगर r में हम देखें x, तो अगर x, y लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि x, लिखते हैं तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि x से ठीक उसी प्रकार से x के जगह y के जगह पे भी हमने x रखा, तो इस भी y के जगह पे हमें x रखना पड़ेगा। तो y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब थोड़ा सा सोचने वाली यहां बात है। देखिए x मान लीजिए आप स्वयं हो, x आप क्या हो, स्वयं हो, और यह भी x आप स्वयं हो। तो क्या ऐसा संभव है कि आप से यानी आप खुद से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं क्या? आप ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। यानी कि यहां पर जो आपका x के साथ संबंध r दिया हुआ है वह x के साथ x अगर लिखते हैं तो इसके लिए सही नहीं है, इसके लिए यह बिलोंग्स r में नहीं करता। अतः यह स्वतुल्य नहीं है, अतः यह स्वतुल्य नहीं है। बात खत्म। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे क्रम में, यदि अगर हम बात करते हैं दूसरे क्रम में किसके लिए, दूसरे क्रम में बात करते हैं सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए अगर हम देखें तो सम्मित के लिए हमारे पास जो संबंध होते हैं वे कैसे होते हैं। यदि a और b दो बिलोंग्स करते हैं किसमें, r में, तो इसका उल्टा b, a भी बिलोंग्स करना, यानी तो फिर इसमें आ जाएगा, तो फिर b, a भी बिलोंग्स करना चाहिए किसमें, r में, तब तो यह स्वतुल्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए लिख करके इस संबंध को देख लेते हैं। यदि मैं इसमें x, y लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर इसका उल्टा मैं कर दूं, यानी कि y, x कर दूं, क्या कर दूं, x कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैंने यह कहा कि यदि दो चीजें हैं, एक बंदे का नाम है x और दूसरे बंदे का y नाम है, तो यह संबंध यह कहता है कि जो x है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी x आपका
यानी कहने का इसके मतलब यह है कि x आपका यदि कितने सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी y यदि 5 सेंटीमीटर का है, y यदि 5 सेंटीमीटर है तो x जो है y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो y अगर 5 सेंटीमीटर का है तो x कितने का होगा, x कितने का होगा, 5 प्लस 7 यानी कि 12 सेंटीमीटर का। y अगर 5 सेंटीमीटर का है तो x कितने सेंटीमीटर का होगा, 12 सेंटीमीटर का। और यदि इसका उल्टा हमने लिख दिया तो ये यह कह रहा है कि y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब भाई पहले तो आप ये कह रहे हो कि x लंबा है y से 7 सेंटीमीटर, दूसरे क्रम में कह रहे हो कि y 7 सेंटीमीटर लंबा है x से, तो क्या दोनों बातें संभव हो सकती है? भाई ये तो y तो नाटू है आपका, छोटू सा है, 5 सेंटीमीटर का है, तो अब यह x 7 सेंटीमीटर इससे बड़ा है ना, पहले स्टेटमेंट में हमने कहा। अब दूसरे स्टेटमेंट में इसी को हमने बदल दिया, y x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो क्या दोनों बातें संभव है क्या कि x भी लंबा हो और y भी लंबा हो? दोनों बातें तो संभव नहीं है ना, एक ही लंबा हो सकता है, या तो y ही x से लंबा हो जाए या x ही y से लंबा हो जाए, एक ही बातें संभव है ना, दोनों बातें संभव नहीं है। तो यहां पर आप लिखोगे कि आप x और y यदि बिलोंग्स करता है किससे, r से, तो यहां आपका y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह सममित नहीं है। ठीक। अब अगर इसी तरह से चौथे क्रम में अगर हम देख लें संक्रमक के लिए, तो संक्रमक के लिए 3 कंडीशन होता है। संक्रमक के लिए कितने कंडीशन होता है? 3 कंडीशन। यदि मैं इसके लिए मान लूं कि x कामा y हमने लिखा तो इसका मतलब यह हुआ कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और दूसरे क्रम में बिलोंग्स टू r, और दूसरे क्रम में यदि मैंने लिख लिया y कामा z, तो y कामा z बिलोंग्स टू r अगर हम लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं इसको, तभी जाकर के आपका कंफ्यूजन दूर होगा। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y को अगर हमने 5 सेंटीमीटर माना है तो x कितना हो जाएगा, y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा, तो यानी 7 5 12, यानी कि यह कितना है, 12 सेंटीमीटर। अब ये कथन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा 7 से अधिक रख लेते हैं यार, जैसे मान लो इसको रख लेते हैं 9, तो इसको 9 लिख लेंगे तो x 9 से 7 सेंटीमीटर और लंबा हो जाएगा, तो 9 7 कितना हो जाएगा, 16। अब अगर यहां पे z की बात करें तो ये कह रहा है कि y जो है किससे, z से 7 सेंटीमीटर और लंबा है, तो y z से 7 सेंटीमीटर और लंबा है, तो z जो है y से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा ना, तो y अगर z 9 है तो z कितना होगा, छोटू सा 2 सेंटीमीटर का होगा। अब ये दोनों बातें मान लेते हैं कि ये और ये दोनों बातें सही हैं, तो क्या इन दोनों के बीच को उड़ाने के बाद तीसरा जो बचता है, इसका x और इसका z, इसका x और इसका z, तो क्या यह संभव है? क्या यह बिलोंग्स कर रहा है क्या r में? ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्या बिलोंग्स कर रहा है क्या r में? इसका मतलब यह है x कामा z, इसका मतलब यह है कि x जो है वह z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहां पे देखो x कितना है, 16 है, z कितना है, 2, तो क्या z से यह ठीक केवल 7 सेंटीमीटर ही लंबा है क्या? नहीं, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो यह संबंध आपका फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों सत्य हैं भी तो ये सत्य नहीं है इस संबंध के लिए, अतः यह संक्रमक नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं। जो आपका यहां पर चीजें दी होंगी स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए, जो भी कंडीशन होता होगा उस कंडीशन को हम इस संबंध से मैच कराएंगे। यदि वो सारे कंडीशन जो स्वतुल्य सममित संक्रामक के लिए होते हैं इस संबंध से यदि मैच कर जाते हैं तो स्वतुल्य सममित और संक्रामक होगा, और यदि कहीं से भी नहीं करते हैं तो ना तो स्वतुल्य होगा, ना सममित होगा और ना ही संक्रामक होगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हो। अब इसका यदि कोई और कंफ्यूजन रह गया हो तो एक सवाल और लेते हैं, इसका पार्ट नंबर 4, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो अगले क्रम में
पहले का जो चौथा पार्ट है वह कुछ प्रकार इस तरह से संबंध दिया हुआ है कि x, y यदि लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x y की पत्नी है। यदि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x, y तो x y की पत्नी है। यदि कहीं पे लिखा हो a, b तो a b की पत्नी है। यदि कहीं पे लिखा हो y, z तो y z की पत्नी है। इस तरह से आप संबंध को समझोगे। यदि इसे हमें हल करना हो, इसे हमें क्या करना हो, सॉल्यूशन इसका बनाना हो, तो सबसे पहली चीज हम किसके लिए चेक करते हैं? पहली चीज इसमें करते हैं स्वतुल्य के लिए। किसके लिए? स्वतुल्य के लिए। और स्वतुल्य के लिए आप कंडीशन जानते हो कि स्वयं का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। अब अगर इसका मतलब दिया हुआ है x, y तो इसमें हम लिखेंगे x, x स्वयं का स्वयं के साथ। तो यदि संबंध इस हिसाब से अगर देखें, इसके अनुसार अगर देखें तो x, y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है x y की पत्नी है। और यदि ऐसा लिखा हुआ है x, x तो ये x किसकी? x की पत्नी है, ऐसा लिखा जाएगा। x की पत्नी है। अब थोड़ा सा सोच करके बताओ, क्या कोई खुद की पत्नी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या कोई खुद की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि खुद का संबंध खुद के साथ इस तरह से नहीं हो सकता। इसलिए आप यहां लिखोगे कि x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है, अतः स्वतुल्य नहीं है। अब अगले क्रम में अगर मैं दूसरे क्रम की बात करूं तो दूसरे क्रम में चेक करेंगे हम किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए चेक करते हैं। सममित के लिए कंडीशन ये होता है कि यदि a का संबंध b के साथ है, यानी ये r से बिलोंग्स करते हैं, तो b, a इसका उल्टा भी r के साथ बिलोंग्स करना चाहिए। अगर मैं इस संबंध के हिसाब से देखूं, इस संबंध के हिसाब से लिखूं, तो यदि x, y लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि x y की क्या है? x y की पत्नी है। एक्स वाई की क्या है? पत्नी। अब अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा y, x, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि y x की पत्नी है। देखिए क्या ये दोनों संबंध सही है क्या? ये कह रहा है कि x जो है y की पत्नी है, यानी x पति है, y पत्नी है। यहां कह रहा है y x की पत्नी है। जेंडर ही चेंज कर दे रहा है। जेंडर चेंज हो सकता है क्या? क्या कोई पति किसी की पत्नी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। जेंडर चेंज नहीं हो सकता। x y की यदि पत्नी है तो x y की पत्नी ही रहेगी और y नहीं बन जाएगा इसकी पत्नी। तो इसलिए यह जो आपका संबंध दिया हुआ है, यदि आपका x, y बिलोंग्स r से करता है तो फिर जो आपका y, x है वह डज नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह सममित नहीं है। अतः यह सममित नहीं है, सममित भी नहीं है। ठीक। अब अगर इसके लिए मैं संक्रामक के लिए चेक करता हूं, तीसरे क्रम में यदि मैं संक्रामक के लिए चेक करता हूं तो संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा? संक्रामक के लिए जो कंडीशन होता है, यदि मैं इसके लिए ये लिखूं कि जो आपका x, y है तो इसका मतलब यह है कि x y की क्या है? x y की पत्नी, x y की क्या है? पत्नी है। अगर इसी का मैं y, z लिखूं तो इसका मतलब यह है कि y z की क्या है? पत्नी है। अब थोड़ा सा ये अजीब बात नहीं लग रही है? थोड़ी सी ये अजीब बात नहीं लग रही है? यहां पे देखिए क्या है, x y की क्या है? पत्नी है। x y की क्या है? पत्नी है। यानी x जो है पत्नी है किसकी? y की। यानी जो है यहां पे दिया हुआ है x क्या है? पत्नी है। x क्या है? पत्नी है। और y क्या है? y आप इसका पति है। y इसका क्या है? पति है। अब यहां पे जो कह रहा है y z की पत्नी है। y क्या है? पत्नी है। y पहले तो पति था, अब y को क्या बना दे रहा है? अब y को बना दे रहा है पत्नी। तो क्या जो पति था वह कभी किसी की पत्नी बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो आप इस चीज को लिख लेंगे, इस चीज को आप इस तरह से लिख लेंगे कि x y यदि बिलोंग्स टू r है तो y, z does not belongs to r, and x, z does not belongs to r।
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः यह संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 के सभी पार्टों को बनाइएगा। जो इसका 5वां पार्ट है, आर एक्स वाई का क्या है, पिता है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ऐसे ही एकदम एज इट इज दिया हुआ है। अब आइए इसके हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 2 को करते हैं हल। इसके प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं, लीजिएगा आप एक स्क्रीनशॉट प्यारा सा। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, कहता है कि जांच कीजिए कि क्या आर में आर एक संबंध जो इस तरह से दिया हुआ है कि ए बी सच दैट ए या तो छोटा है या बराबर है बी के क्यूब से, ऐसा आपको संबंध दिया हुआ है। द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। आइए, डरते तो है नहीं, हम जल्दी से करेंगे चेक और इसमें लिखेंगे, हम डालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसके लिए डालेंगे, सबसे पहले करेंगे स्वतुल्य चेक। क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए अगर हम देखें तो स्वतुल्य के लिए जो अवयव है, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए, स्वयं का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं पहला संबंध देखूं तो अगर इसको मैं a कामा ए लिखता हूं तो इसका मतलब यह होता है कि जो a है वह छोटा या बराबर होगा a के क्यूब से। अगर मैं कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, a का मान जैसे 2, तो अगर 2 की बात करूं तो 2 का क्यूब हमेशा 2 से क्या होगा, छोटा होगा या तो बराबर होगा। बराबर किस कंडीशन में होगा, अगर 1 ले लेते हैं तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, या तो इससे बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो 1 लेंगे तो भी इसके बराबर आएगा, और 1 से कोई बड़ी संख्या लेते हैं तो भी इस कंडीशन के लिए यह शर्त सही है, क्योंकि किसी भी संख्या का क्यूब या तो उस संख्या से छोटा होगा, 1 की दशा में छोटा बराबर होगा, और अदरवाइज और कोई भी संख्या ले लें तो उससे हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। तो किसी भी संख्या का क्यूब ले लेते हैं तो वह संख्या हमेशा उससे क्या होगी, बड़ी होगी। तो या तो बड़ी होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए। तो अब बताओ कि क्या कोई संख्या ले लें, अगर कोई संख्या स्वयं ले लें, जैसे a के जगह पे हमने 2 लिया तो 2, इसका मतलब यह है, इस संबंध के हिसाब से इसका मतलब यह है कि a कामा b लिखा हुआ है तो a छोटा होगा या बराबर होगा b के क्यूब से। तो यदि हम स्वयं के 2 अवयव ले लें, यानी a कामा a ले लें, तो a हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा a के क्यूब से। अब ये बात क्या सही है, यदि सही है तो स्वतुल्य है, अदरवाइज स्वतुल्य नहीं है। सही होने के लिए हमने कोई संख्या ले ली, उस संख्या पर हमने चेक कर लिया, तो सबसे छोटी संख्या 1 हमने ले लिया, तो 1 से हमेशा इसका क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 या तो 1 के बराबर है या तो 1 से छोटा है, तो छोटा है नहीं, बराबर है। अगर 1 से कोई बड़ी संख्या ले ले 2, तो इसको अगर देखें तो 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 2 छोटा है या बराबर है किससे, 8 से। तो 8 से ये 2 छोटा है ही ना, छोटा तो है ही ना, तो इसलिए यह स्वतुल्य होगा, यानी कि a कामा a इज बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आया होगा, उम्मीद करता हूं कि यह एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। ये जो कंडीशन दिया हुआ है वो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो संबंध दिया है उसी संबंध पे चेक किया, उस संबंध पे या ये क्या पॉसिबल है, ये संबंध पॉसिबल है, तो जी बिल्कुल है। अब अगर किसके लिए मैं दूसरे के लिए चेक करता हूं, किसके लिए, सममित के लिए, तो सममित के लिए अगर देखा जाए तो एक दूसरे का उल्टा सत्य होना चाहिए। तो उल्टा कैसे सत्य होगा, जैसे यदि a कामा b दिया हुआ है, ये बिलोंग्स टू r दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि a जो है ये छोटा है या बराबर है b के क्यूब से। इसका उल्टा अगर कहें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, b कामा a बिलोंग्स टू r। अब ये आप देख लेते हैं, आइए, जैसे a कामा b दिया हुआ है, मान लेते हैं a का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 3 है। अगर इसको मैं देखूं a कामा b को, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2, इस संबंध पे अगर देखें तो अगर इस a b के लिए देखें तो इस संबंध का मतलब ये है कि a छोटा या बराबर है b के क्यूब से। तो इसको अगर देखें तो ये क्या है आपका, a का मान कितना है, 2, ये छोटा है या बराबर है b का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। तो ये 2 हमेशा क्या है, 27 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब अगर इसका उल्टा b कामा a ले लेते हैं तो ये हो जाएगा b छोटा या बराबर है, इसका उल्टा एडजस्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा a का क्यूब। b का मान कितना है, b का मान 3 है, और ये
a का क्यूब यानी 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब बताओ 8 3 से छोटा है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में भी यह संबंध सही है और इस कंडीशन में भी यह संबंध सही है। इसका मतलब यह होता है इसका a का क्यूब b से हमेशा छोटा होगा। अब ये दोनों ही संबंध r से बिलोंग्स कर रहे हैं, इसलिए यह सममित है। अब अगर यही हम करते हैं किसके लिए चेक? संक्रामक के लिए। अगर यही चेक करते हैं किसके लिए? संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए अगर चेक करें तो संक्रामक में 3 संबंध हमको लाने होते हैं। पहला क्या? यदि आपका a कामा b बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब यह है कि a छोटा या बराबर होगा b के क्यूब से, ये आपने अभी साबित किया। और दूसरा अगर मैं ले लेता हूं b कामा c बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब यह है कि b इज स्मॉल देन और इक्वल टू c का क्यूब। अब इसमें हमें 3 एग्जांपल लेना पड़ेगा। अगर 3 एग्जांपल लेने के बाद यदि यह भी कंडीशन आता है कि a कामा c बिलोंग्स टू r, जिसका मतलब यह हो जाएगा a छोटा या बराबर होगा c के क्यूब से, तो अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो कर लेता है तब तो आपका संक्रामक होगा। आइए चेक करते हैं बारी बारी से। इसमें 3 एग्जांपल दिए हुए हैं। मान लेते हैं c की जो वैल्यू है, a का वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू 2 मान लेते हैं, c की वैल्यू 3 मान लेते हैं। देखते हैं क्या इस पर सत्य बैठ रहा है क्या। अगर कंडीशन ले लेते हैं तो पहला कंडीशन क्या है? a स्मॉल देन आर इक्वल टू b का क्यूब, तो 1 स्मॉल देन आर इक्वल टू b का क्यूब कितना है 8। ये बात तो सत्य है। 8 1 से हमेशा क्या है? बड़ा है, यानी कि 1 जो है 8 से हमेशा क्या है? छोटा है। अगर दूसरे को ले लें तो b स्मॉल देन आर इक्वल टू सी का क्यूब, तो b का मान कितना है? 2 है। स्मॉल देन आर इक्वल टू c का क्यूब कितना है? 3 है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो हमेशा 2 27 से छोटा है, यह भी बात सही है। यानी कि यह भी बात सही है और यह भी बात सही है। तो क्या ये तीसरा जो है a स्मॉल देन आर इक्वल टू सी का क्यूब, a का मान कितना है? 1 है। स्मॉल देन आर इक्वल टू c का क्यूब, c का मान कितना है? 3 है। 27 है। तो 27 क्या 1 से छोटा है क्या? नहीं है। 1 हमेशा छोटा है, तो यह भी बात सही है। 1 हमेशा 27 से छोटा ही है। अतः ये तीनों संबंध सही हैं, अतः यह संक्रमक है। यहां पे लिखेंगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर, तीनों सत्य है, अतः यह संबंध संक्रमक भी है। अतः ये जो दिया गया आपका संबंध है स्वतुल्य भी है और सममित भी है और संक्रामक भी है, और जब कभी ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं तुल्यता संबंध। तो यह जो आपका संबंध दिया हुआ है, यह जो संबंध आपका दिया हुआ है, यह तुल्यता संबंध रखता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे को बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या तीसरा है वह कुछ इस प्रकार से है, जिसमें एक समुच्चय आपका दे रहा है 1 2 और 3, जिसमें आपका जो संबंध दिया हुआ है वह है 1 2 2 1 और 2 3। इसमें आपको यह दिखाना है कि प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। बहुत आसान सा है। सबसे पहले अगर इसको मैं सॉल्यूशन डालूं इसका और हल बनाऊं तो इसमें सबसे पहली चीज कि अगर मैं इसको स्वतुल्य के लिए चेक करूं, स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन होता है? क्या इसका 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1 है तो 1 1 क्या R में उपस्थित है क्या? कहीं नहीं है। तो 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं है, यह स्वतुल्य नहीं है। अगर मैं यहां पे दूसरा सममित के लिए चेक करता हूं, तो सममित के लिए चेक करने के लिए यदि यहां पर 1 और 2 है, यदि यहां पे 1 और 2 है तो इसका उल्टा, यदि ये R से बिलोंग्स कर रहा है तो इसका उल्टा 2 और 1 भी R से बिलोंग्स कर रहा है, अतः यह सममित है, अतः यह सममित है। अब अगर संक्रमक के लिए चेक करें तो संक्रमक के लिए कंडीशन क्या होता है कि यदि आपका पहला क्या है 1 और 2 है, पहला क्या है आपका 1 और 2 है, पहला 1 और 2 है, और दूसरा क्या है 2 और 3 है, दूसरा 2 और क्या है 3 है। तो 1 और पहला इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 और 2 तो R से बिलोंग्स कर रहा है, और दूसरा जो है दूसरे से शुरू होना चाहिए और कोई तीसरा होना चाहिए, तो 2 और 3 है, यह भी R से बिलोंग्स करता है। लेकिन क्या इसका पहला और इसका दूसरा यानी 1 और 3 भी R में बिलोंग्स करता है क्या? R में बिलोंग्स करता है क्या? जी नहीं करता, अतः यह संक्रमक नहीं है।
है, संक्रामक नहीं है। तो अतः यह स्वतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, किंतु सममित है, क्योंकि इसका उल्टा इस आर में उपस्थित है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 को बना सकते हो। अब अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 4 होगा ना, इसे आपको खुद से करना है। आइए हम बताते हैं प्रश्न संख्या 5 का एकाक एग्जाम्पल बताते हैं, इसके बाद आप लोग इस प्रश्नावली को खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 4 जो है ना, 4 को खुद से बनाएंगे और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे कि हां सर हमने 4 बना लिया। जिस भी बच्चे को 4 प्रश्न नहीं बन पाता है वह निश्चित तौर पर आप लोग ग्रुप में लिखिएगा। ग्रुप में जो भी बच्चे बना चुके होंगे वे आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां कहता है कि ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए। कैसे संबंध का उदाहरण देना है? नंबर 1 में कहता है कि ऐसा संबंध हो जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक हो। सममित हो किंतु स्वतुल्य न हो और संक्रामक न हो। सममित हो, सिंपल सा मतलब है। देखिए, सम्मित हो यानी कि सम्मित कब होगा कोई संबंध? जैसे अगर ए और बी दिया हुआ है तो इसका उल्टा बी और ए भी उपस्थित है, और एक संबंध हम ले लेते हैं बी और सी ले लेते हैं, कोई अदर दिखा देंगे, या तो केवल 2 ये भी रखेंगे तो भी आपका ये सत्य हो जाएगा। क्योंकि संक्रमक को भी दिखाना है इसलिए हमें 3 संबंध लेकर के चलना ही होगा, इसलिए हमने यहां पे 3 संबंध लिखा है। तो यहां पर हम इसको देखते हैं स्वतुल्य के लिए, तो इसका डबल किसी भी अवयव में उपस्थित नहीं है, किसी भी संबंध में, इस संबंध में कोई अवयव डबल उपस्थित नहीं है तो स्वतुल्य नहीं होगा। अगर ए भी है तो इसका उल्टा बी ए उपस्थित है इसलिए सम्मित हो जाएगा। लेकिन संक्रमक के लिए अगर देखा जाए, संक्रमक नहीं है ना, बोला है ना संक्रमक हो, तो संक्रमक के लिए देखा जाए तो ए और बी है और बी और सी है, किंतु ए और सी नहीं है इसलिए संक्रमक नहीं होगा। तो पहला एग्जांपल आपका ये हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर देखा जाए इसका, तो दूसरा कहता है कि संक्रमक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रमक हो, न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो। संक्रमक के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो हो उसी का कंडीशन आप बनाइए। तो संक्रमक के लिए क्या करते हैं? जैसे ए और बी है तो दूसरा बी और सी है, तो इन दोनों के बीच को उड़ा दो तो इसका पहला और इसका तीसरा उपस्थित होना चाहिए, यानी ए सी होना चाहिए। तो ये तो संक्रमक हो गया। स्वतुल्य नहीं है क्योंकि इसका किसी भी अवयव का डबल उपस्थित नहीं है इसलिए स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए जो कि नहीं है इसलिए संक्रमक भी सम्मित भी नहीं है। तो यह सममित स्वतुल्य, यह आपका स्वतुल्य नहीं है। सममित है, सॉरी सममित भी नहीं है, लेकिन संक्रमक है। इसको देखा जाए तो स्वतुल्य नहीं है, सम्मित है, संक्रमक नहीं है। इसी तरह से अगर मैं तीसरा देखूं तो तीसरा कहता है कि स्वतुल्य तथा सममित हो, स्वतुल्य तथा सममित हो, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु स्वतुल्य तथा तीसरा ना, स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक न हो। स्वतुल्य तथा सम्मित होने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वतुल्य और सम्मित होने के लिए हमें चाहिए कि यदि ए है तो ए का डबल होना चाहिए, अगर बी है तो बी का डबल होना चाहिए, बी है तो बी का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, सी है तो सी का क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए। 3 चीज हमें चाहिए, तो ये तीनों है क्योंकि स्वतुल्य होना चाहिए, तो स्वतुल्य होने के लिए ये तीनों है हमारे पास। और अगर सम्मित है तो अगर ए और बी है तो इसका बी और ए भी होना चाहिए, सम्मित है ना। तीसरा हाँ संक्रमक नहीं है, तो बस इतना कर दो, संक्रमक ऑलरेडी नहीं होगा क्योंकि संक्रमक के लिए ए बी है तो आपका क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए, बी सी भी नहीं है और आपका इसको हम बी ए और इसमें बी सी लिख देते हैं, तभी संक्रमक के लिए चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ए बी है और बी सी है लेकिन ए और सी नहीं है, अतः संक्रमक नहीं है। तो यह जो आपका है यह स्वतुल्य है, सममित
है, क्योंकि ए भी है तो बी ए भी है तो सम्मित भी है, लेकिन संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। जो चीज दिया हुआ है, जो चीज है, उसी का एग्जांपल एक ले लो ऑलरेडी और बाकी नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से पांचवा प्रश्न आप कर सकते हो। बाकी छठवां और सातवां जो आपका प्रश्न दिया हुआ है होमवर्क के लिए दिया जाता है, प्रत्येक बच्चा छठवां और सातवां प्रश्न को बनाएगा और बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में जिसका हो जाएगा वह लिखेगा कि जी सर मेरा बन गया, और जिस बच्चे का नहीं हो पाएगा वह बच्चा ग्रुप में कमेंट करेगा। ग्रुप में जो भी बच्चा बना चुका होगा वह इसकी फोटो को भेज देगा। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। देखिए, हमने आप लोगों के कहने पे बहुत मेहनत से ये सीरीज बनाया है। यकीन मानिए कि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और वीडियो बनाने के लिए ही नहीं, वीडियो को अपलोड करना और उसमें बहुत जितने भी तामझाम होते हैं उसको करने में बहुत सारा मेहनत लगता है। और इस मेहनत का मात्र आपसे एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको फैलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन से जुड़ सकें और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त कर सकें और आपका छत्तीसगढ़ भी पढ़ाई में नंबर 1 आ सके। हमारा टारगेट बस यही है। तो आप लोगों से बस यही छोटा सा गुजारिश है, बस यही छोटा सा निवेदन है। यदि आपका साथ हमारे साथ इस तरह से बना रहा तो हम आपके साथ निश्चित तौर पर बने रहेंगे। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।